शहर के बीचों बीच, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और रात की रौनक दिन की तरह ही चहल पहल भरी रहती थी, वहां एक शख्स था, विवेक, जो एक नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपने काम में व्यस्त और व्यावहारिक किस्म का आदमी था। वह अपने काम के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी काफी साधारण थी। हर रोज की तरह उसकी जिंदगी एक रूटीन में चलती थी, जिसमें कोई रोमांच नहीं था। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह रात सामान्य थी, कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन रात के 3 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी और यहीं से एक डरावनी रहस्यमय यात्रा शुरू हुई। उस रात विवेक काम से लौटकर हमेशा की तरह अपने लैपटॉप पर कुछ फाइनल काम कर रहा था। घड़ी ने रात के 3 बजाए और तभी उसके फोन की घंटी बजी। विवेक ने फोन उठाया और देखा कि नंबर गुमनाम था। आमतौर पर वह इस तरह के कॉल्स नहीं उठाता था, लेकिन उस रात न जाने क्या सोचकर उसने फोन उठा लिया। हेलो, विवेक ने थकी हुई आवाज में कहा। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, केवल धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने फिर से कहा, हेलो, कौन है? तभी दूसरी तरफ से एक धीमी भयानक आवाज आई, तुम मुझे क्यों भूल गए? विवेक का दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह कौन हो सकता है। उसने जवाब दिया, तुम कौन हो? यह कैसा मजाक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फोन कट गया। विवेक थोड़ी देर तक फोन को घूरता रहा। वह परेशान हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी ने गलत नंबर पर कॉल किया होगा या कोई शरारत कर रहा होगा। उसने फोन एक तरफ रखा और वापस अपने काम में लग गया। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक रात के 3 बजे फिर से वही अनजान नंबर से फोन आया। इस बार विवेक थोड़ी सतर्कता के साथ फोन उठाया। हेलो, उसने कहा, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा कर्ज बाकी है। दूसरी तरफ से वही भयानक आवाज आई। विवेक का दिमाग चकरा गया। कर्ज? उसने कभी किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था। यह कौन हो सकता है? वह कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही फोन कट गया। अब वह थोड़ा घबरा गया था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। शायद यह कोई मजाक ही होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रात ठीक 3 बजे वही अनजान नंबर से फोन आता और हर बार वही डरावनी आवाज कुछ न कुछ भयानक कहती। अब यह मजाक से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। विवेक अब गंभीरता से इसे लेकर चिंतित हो गया था। विवेक ने अपने दोस्त राघव से इस बारे में बात की। राघव ने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया, लेकिन विवेक को लगा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए उसने खुद ही पता लगाने की ठान ली। उसने सोचा कि शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे यह जुड़ा हो। विवेक ने अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचना शुरू किया। वह एक छोटे से गांव से था, जहां उसका बचपन गुजरा था। गांव के लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, लेकिन विवेक कभी इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। एक घटना उसे अब भी याद थी। वह स्कूल में था जब उसके गांव में एक लड़की का रहस्यमय तरीके से निधन हो गया था। लोग कहते थे कि वह लड़की एक आत्मा के साए में थी और उसकी मौत के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी। उस वक्त विवेक ने इस बात को मजाक समझा और कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब उसे शक होने लगा कि कहीं वही घटना तो उसके साथ दोबारा नहीं हो रही। वह गांव वापस गया और उस पुरानी घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश की। वहां के बुजुर्ग लोगों से उसे पता चला कि वह लड़की
जिसका नाम स्वाति था, उससे गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। वे दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनका संपर्क टूट गया। स्वाति की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी गांव के आसपास भटक रही है। विवेक को अब यह बात समझ आने लगी थी कि वह फोन कॉल्स शायद स्वाति की आत्मा की तरफ से हो रहे थे, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि स्वाति उससे क्या चाहती थी। वह लगातार परेशान और डर के साए में जी रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक रात जब फिर से 3 बजे फोन आया, विवेक ने फैसला किया कि वह इस बार कॉल को अनदेखा नहीं करेगा। उसने फोन उठाया और पहले ही बोल पड़ा, स्वाति, यह तुम हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? दूसरी ओर कुछ सेकंड्स की खामोशी थी, फिर एक धीमी दर्द-भरी आवाज आई, मेरा बदला अधूरा है। तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम्हें वो पूरा करना होगा। विवेक को झटका लगा। उसने कभी किसी से ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं उसके अतीत का कोई अनकहा राज है जिससे वह अनजान था। विवेक ने खुद को इस रहस्य से निकालने की ठान ली। उसने गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की, जो स्वाति के बारे में कुछ जानते थे। पुजारी ने उसे बताया कि स्वाति की आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसकी मौत के पीछे कोई अधूरा काम था जिसे पूरा करना जरूरी था। तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, पुजारी ने कहा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी और वहां पूजा करनी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। विवेक अब और डर चुका था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस पुरानी जगह जाने का फैसला किया जहां स्वाति की मौत हुई थी। यह एक सुनसान इलाका था जो अब खंडहर में बदल चुका था। विवेक उस रात उस जगह पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। उसके हाथों में पूजा का सामान था जिसे पुजारी ने दिया था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से पूजा शुरू की। तभी उसे पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने फिर से पूजा शुरू की, लेकिन इस बार हवा में कुछ भयानक बदलाव महसूस हुआ। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधकार था। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सारे साहस को जुटाया और पूजा पूरी की। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, वह जगह अचानक शांत हो गई। हवा का बहाव थम गया और विवेक को महसूस हुआ कि जैसे कोई भारी बोझ उसके सिर से उतर गया हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब कोई भूतिया उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। पुजारी ने कहा था कि स्वाति की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका अधूरा काम पूरा होगा। लगता था कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। उस घटना के बाद विवेक को कभी उस अनजान नंबर से फोन नहीं आया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उस एक रात की घटना ने उसकी सोच बदल दी थी। अब वह समझ चुका था कि भले ही वह इन बातों पर पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।